गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है मानव प्रजातियां, उनकी परिभाषा तथा प्रजातियों के विकास के कारक। कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमारी प्रजातियों का विकास होता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकेंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मानव प्रजातियों के विकास के कारक कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो मानव शास्त्रियों ने रंग, रूप, आकार व अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को प्रजातियों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया। यानी कि किसी जाति के अंदर किसी मानव समूह के अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण आ जाते हैं जिसके आधार पर वो प्रजाति एक दूसरे प्रजाति से भिन्न होती है। ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रमण द्वारा हेरिडिटरी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और इस पर पर्यावरण का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता है। यानी कि इनमें जो भी इनकी क्वालिटीज़ हैं वो हेरिडिटरी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। शारीरिक विशेषताएं एक प्रजाति में लगभग एक जैसी होती हैं। ये जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं, किंतु शारीरिक रचना की दृष्टि से कई अंतर पैदा हो जाते हैं। इसमें जो प्रजाति में लगभग शारीरिक विशेषताएं एक जैसी हैं किंतु उनकी शारीरिक रचना में अंतर पैदा हो जाता है। प्रत्येक प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर एक आदर्श प्रारूप के रूप में कल्पना की जाती है। उससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति इन विशेषताओं में इस आदर्श प्रारूप में के निकट होता है। यानी कि शारीरिक विशेषताएं लगभग एक जैसी और शारीरिक रचना में भिन्नता पाई जाती है। अनेक विद्वानों ने जो प्रजाति की परिभाषाएं दी हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्रॉबर के अनुसार प्रजाति एक प्रमाणिक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हैडन ने भी प्रजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रजाति एक मानव समूह है जिसमें कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं तथा जिनकी उत्पत्ति एक निश्चित क्षेत्र में होती है। इसी प्रकार से ब्लाश के अनुसार मानव शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण मानव प्रजाति कहलाता है। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। गोल्डन वीजर के अनुसार प्रजाति मानव का उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पैतृक देन रहती है। तो इस आधार पर अलग अलग भूगोल शास्त्रियों ने, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रजाति को वर्गीकृत किया। तो भारतीय जो समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार थे, उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक लक्षणों वाले मानव समूह जो अन्य समूह से पृथक जाना जा सके एक प्रजाति कहलाता है, चाहे वे कितने ही बिखरे हुए रूप में क्यों न हों। तो मजूमदार ने जो ये परिभाषा दी है कि समान
शारीरिक लक्षणों वाला मानव समूह जो अन्य समूह से पृथक जाना जा सके एक प्रजाति कहलाता है, चाहे वो कितने भी बिखरे हुए रूप में क्यों नहीं। तो इस प्रकार से प्रजाति, अब प्रजातियों के विकास के कारक क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जब किसी प्रदेश के वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ मानव जाति की शारीरिक रचना में भी अंतर आते गए, जिनके फलस्वरूप वे प्रजातियां एक दूसरे से पृथक होती गई। विभिन्नता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 4 प्रमुख कारक माने जाते हैं। यानी प्रजातियां किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होती हैं, उसका 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है जलवायु, दूसरा है ग्रंथि रसों का परिवर्तन, तीसरा है जैविक परिवर्तन एवं छांट, और प्रजातियों का मिश्रण। अब इसमें एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन के आधार पर प्रजाति में किस प्रकार से एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्नता पाई जाती है। प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व क्या है? जलवायु। जलवायु जहाँ पर कई जगह ठंडी जलवायु है, कई जगह शुष्क जलवायु है, कई जगह गर्म जलवायु है, तो इस आधार पर ये जो प्रभावशाली तत्व जो हैं जलवायु है, यह मानव अपना प्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब जलवायु जो है, जलवायु पर मानव के ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का धरातलीय भाग 4 बार हिमयुग से प्रभावित हुआ, यानी कि 4 बार यहाँ पर हिमयुग आए। हिमयुग के समय सभी भागों में जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जलवायु में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मानव ने भी स्थानांतरण किया। हजारों वर्षों बाद हिमयुग की समाप्ति से पुनः जलवायु में परिवर्तन आया, जिससे कुछ लोग पुनः अपने मूल स्थान को लौट आए और कुछ लोग वहीं रह गए, जिसके कारण उष्ण जलवायु का प्रभाव, ये जो उष्ण जलवायु का प्रभाव उनकी शरीर की रचना पर पड़ा। त्वचा, अब उष्ण जलवायु है तो उसकी त्वचा का रंग गहरा होने लगा, और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातीय भिन्नता होने लगी। 4 बड़े हिमयुग के कारण जलवायु में गर्म और अतिशीत होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। इस प्रक्रिया से मानव का स्थानांतरण होने लगा और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। लाखों वर्षों तक उष्ण जलवायु में निवास करने के कारण मानव की त्वचा गहरे काले रंग की या डार्क ब्राउन हो गई, जो सूर्य की तेज गर्मी से रक्षा करते हैं। जलवायु न केवल त्वचा का रंग परिवर्तन करती है, बल्कि उसके द्वारा खोपड़ी, यानी कि उसके सर का जो है, सर की शेप, खोपड़ी, मस्तिष्क में जैविक परिवर्तन भी करती है। तो रंग के साथ साथ त्वचा का रंग, साथ में खोपड़ी और मस्तिष्क में जैविक परिवर्तन भी जलवायु के आधार पर होते हैं। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव स्वभाव और व्यवहार पर जलवायु की अमिट छाप दृष्टिगोचर होती है। यानी जलवायु बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न कर देता है। जलवायु का प्रभाव मनुष्य के बालों की आकृति, आंखों के रंग, सिर की आकृति और बनावट पर भी पड़ता है। अब इसके बाद में, जलवायु के बाद में दूसरा जो है ग्रंथि रसों का परिवर्तन या ग्रंथि रस प्रभाव। जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के अंदर विभिन्न जो ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर अलग अलग रस का स्राव होता है। जैसे प्यूटिटरी ग्लैंड है, प्यूटिटरी ग्लैंड जिसको कि पीयूष ग्रंथि बोलते हैं,
पीयूष ग्रंथि, इसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, गल ग्रंथि जिसको बोलते हैं, थायराइड, थायरोक्सिन ग्लैंड, ये जो हैं, ये जो विभिन्न जो ग्लैंड्स हैं, इनके जो इनमें जो ग्लैंड्स के द्वारा जो जूस उत्पन्न किया जाता है, उसके आधार पर भी प्रजातियों में अंतर पाया जाता है। सर आर्थर किथ के मतानुसार सभी मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल एक ही है और वे सभी एक ही पूर्वज की संतानें हैं, परंतु प्रजातियों में त्वचा, बाल, आँख, चेहरे आदि में जो भिन्नता पाई जाती है, उनका कारण शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, जिनमें भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। इन ग्रंथियों से जिन रासायनिक तत्वों का स्राव होता है उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स हैं, इनके द्वारा अंतर पाया जाता है। जैसे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है के अधिक क्रियाशील होने से काकेशियन जो प्रजाति है ये वाली के लोग अधिक लंबे कद के, भारी शरीर और सुंदर नाक वाले होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इनकी ठोड़ी बड़ी होती है। इसके विपरीत गल ग्रंथि या जो थायराइड ग्लैंड है के कारण मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा और ललाट उभरा हुआ होता है तथा कद, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से इनका कद नाटा रहता है। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि के कारण त्वचा का रंग प्रभावित होता है। इस ग्रंथि के परिवर्तन के साथ साथ ही प्राचीन काल के आदि मानव की त्वचा का रंग भी परिवर्तित होता गया। तो ये जो ग्लैंड्स या ग्रंथि रसों का परिवर्तन या ग्रंथि रस प्रभाव की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है, इनके द्वारा इनके जो हार्मोन्स में भिन्नता आ जाती है, उसकी वजह से इनकी प्रजाति में भी अंतर आ जाता है। जैसे मध्य एशिया के ठंडे और गर्म जलवायु में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही ग्रंथियों और हार्मोन्स में जो परिवर्तन हुए, उनके कारण प्रजातियों की शारीरिक और चेहरे की आकृतियां बदली। निग्रो, जो निग्रो प्रजाति है निग्रो और भूमध्य सागरीय जातियां इसी प्रकार बनी मानी जाती हैं। इसके बाद के शुष्क जलवायु में अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजाति बनी। शुष्क जलवायु में अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियां बनी। तो इसी प्रकार से अब जो तीसरा है जैविक परिवर्तन और छांट। जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते हैं, वो किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों में मिल जाते हैं, जो भावी पीढ़ियों में भी चलते रहते हैं, मतलब उनके डीएनए में आ जाते हैं, किंतु इनमें परिवर्तन भी आ जाता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक छटाव के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख तत्व प्रवास माना जाता है, यानी माइग्रेशन। प्रवास में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। एक बाधा जलवायु में महान परिवर्तनों के कारण, वो हिमयुग आया था, महान परिवर्तनों के कारण, और दूसरी बदलते हुए वातावरण की दशाओं से संपूर्ण सामंजस्य स्थापित न होने की है। इन बाधाओं के फलस्वरूप इस प्रजाति के प्रवास में निर्बल और रोगी व्यक्ति पीछे रह जाते हैं और सबल और सुदृढ़ व्यक्ति आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार दीर्घकालीन प्रवास, लंबे समय तक का प्रवास से शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन
हो जाता है। यह परिवर्तन किसी विशेष क्षेत्र में लंबे निवास से भी उत्पन्न होता है। जैसे इसका उदाहरण है टुंड्रा प्रदेश के निवासी अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब चौथा पॉइंट है जातीय मिश्रण, ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। जातीय मिश्रण में जब किसी प्रदेश की प्रजातियां आक्रमण या स्थायी बसाव के लिए दूसरे क्षेत्र की ओर जाती हैं तो कालांतर में वहां रहने वाली अन्य प्रजातियों के लोगों से मिल जाती हैं, ये इनका मिल जाती हैं। विभिन्न जातियों में पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के कारण भी जातियों का आपस में मिश्रण हो जाता है। अमेरिका में निग्रो और श्वेत जातियां इसका उदाहरण है, ब्लैक्स एंड निग्रोज। तो इसमें प्रोफेसर हेडन ने जो बताया है कि भौगोलिक एकांतवास का महत्व स्पष्ट है, क्योंकि भौगोलिक एकांतवास में ही प्रजाति विशेष का शारीरिक गठन अपने वातावरण के अनुसार समयानुकूलन प्राप्त करता है और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को भी विकसित करता है, जिसका महत्व बाद में होने वाले सम्मिश्रण के उपरांत भी रहता है। इसी प्रकार प्रोफेसर ब्लाश के अनुसार प्रजाति के लिए एकांतता का होना आवश्यक दशा है। यदि इससे वास्तविक रूप में अंतर उत्पन्न नहीं होता तो कम से कम इसके द्वारा इस अंतर को बनाए रखा जा सकता है। तो इस आधार प्रोफेसर हेडन ने और इसने बताया, इस आधार पर संभव है कि प्रारंभिक युग में मानव की विभिन्न प्रजातियां ऐसे ही समान किंतु एक दूसरे से पृथक क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुई होंगी। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेज़न वन प्रदेशों की जनजातियां पारस्परिक संबंधों के अभाव में ही भिन्न भिन्न जन समुदाय में बट गई, जिन्हें हम आज भी बिखरी हुई पाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रजातियों के विकास के जो कारक हैं, 4 कारक हैं मुख्य रूप से, इनको आपने विस्तार से इनकी चर्चा करनी है। जलवायु परिवर्तन, ग्रंथि रस का परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, ये जो जैविक परिवर्तन, और चौथा है प्रजातीय मिश्रण। इनके आधार पर प्रजाति का विकास संभव होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें अंक भी आपके पूरे में से पूरे अंक आते हैं। ये जो लेक्चर है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।